अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, नेक्टा जिसका नाम है, उसने जारी किया है 8 अगस्त 2024 को। और इस नोटिफिकेशन में बहुत ही एक ख़तरनाक बात की निशानदेही की गई है। कितना सच है और इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आपके लिए हमारी आज की टॉप स्टोरी यही है कि पीटीआई का बांग्लादेश मॉडल पर तलबा के ज़रिए हंगामों का प्लान। और ये आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन, इसमें ये लिखा गया है जो कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को भेजा गया, गिलगित बल्तिस्तान को, होम सेक्रेटरी पंजाब को, सिंध को, केपी को, बलूचिस्तान को, और एजे को, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स जो है पंजाब के, सिंध के, केपी के, बलूचिस्तान, डीजी रेंजर्स पंजाब और सिंध, इंस्पेक्टर जनरल एफसी केपी एंड बलूचिस्तान, कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ कमिश्नर आईसीटी इस्लामाबाद और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, जीबी एंड एजे के। इसमें कहा गया है, जिसका मैं तर्जुमा आपके लिए कर रहा हूँ, कि खुफिया मरासले में ये कहा गया कि पीटीआई के कुछ शरपसंद अनासर नौजवान क़यादत को मुतहर्रिक करके तलबा के ज़रिए अमन और अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर कहा गया है कि इस खुफिया मरासले के मुताबिक इस तहरीक को पाकिस्तान दुश्मन जासूसी इदारों की तरफ से फंडिंग और रहनुमाई हासिल है, ये इल्ज़ाम है इसमें। और इस मनसूबे में शामिल सरकर्दा रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार करके मुतल्लिका महकमों के साथ शेयर कर दी गई है। तमाम मुतल्लिका अफराद को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए इंतहाई चौकस रहें। और इस पर आज उमर अयूब साहब ने बयान भी दिया है कि 13 और 14 अगस्त को उन्होंने कहा है अपने पीटीआई के वर्कर्स को कि वो पार्टी और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलें और पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। तो ये हमारा आज का हॉट इशू है, हमारी टॉप स्टोरी होगी। और हॉट इशू ये होगा, हम मोहम्मद अली खान साहब से पूछेंगे कि एक तरफ तो आप माफ़ी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप के बारे में ये जो इतला आई है कि आप हंगामों का प्लान कर रहे हैं, तो असल बात है क्या ये मज़ीद एक कलाबाजी है? और आज का हमारा एडिटोरियल पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम पर होगा, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस ओलंपिक्स की पूरी तारीख में 92 मीटर से भी ज़्यादा उन्होंने जेवलिन थ्रो फेंकी है और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की खबर है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो आज के प्रोग्राम के शुरू करने से पहले कहना चाह रहा हूँ, वो चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का आज केस में वो जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क और महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के तहत मातहत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवालात उठाए हैं। और ये वफाकी हुकूमत ने किया है और उस पर उन्होंने कहा है कि मुल्क को तमाशा बना दिया है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। जर्नैल अदालत को फ़ाइल नहीं दिखाता। बहुत बड़ी बात है ये, और हमें इस पे ज्वाइन किया है बड़े रेलेवेंट पर्सन ने, राना सनाउल्लाह खान साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब से पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है? जी, मैं इसका जवाब जो है वो बराह रास्त देने की बजाय मैं इसकी जो बुनियादी वजह है मैं उसकी निशानदेही करूँगा। और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने हमेशा बात की है और आपके साथ उसी जो है वो दायरे में बात करनी मुझे ज़्यादा मुनासिब लगेगी। जब सियासतदान, सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरेबान नहीं, एक दूसरे की दुश्मन बन के जो है वो सियासत करेंगी और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगी। सियासत तो इस बात का नाम है ना कि मैं अपने मुखालफ का न सिर्फ वजूद तस्लीम करूं, उसकी राय का जो है वो राय को बर्दाश्त करूं, बल्कि उसके वजूद और उसकी राय का एहतराम करूं। सियासत तो ये है, डेमोक्रेसी भी इसी का नाम है। लेकिन अगर जो है वो सियासी जमातें और सियासतदान एक दूसरे के वजूद को मिटाने के लिए कमर बस्ता हों, तो फिर जर्नैलों को भी हक हासिल है, फिर ब्यूरोक्रेट्स को भी हक हासिल है, फिर जुडिशरी को भी हक हासिल है कि उनके हिस्से में फिर जहाँ जहाँ भी जो आता है तो उसके ऊपर उन्हें फिर संभालना चाहिए। और उनकी मेहनत जो है, 2 साल तो आपको हुकूमत में हो गए हैं, आपने क्या कर लिया?
देखें 9 मई की बात करते हैं आप, अभी आप ये जो नेक्टा का नया नोटिफिकेशन अभी मैंने शेयर किया है, इसमें भी ऐसी बात की गई है। आपके पास सबूत हैं कि जी वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें शामिल हैं, दुश्मन मिले हुए हैं, तो आप वो सबूत 9 मई के तो कौम के सामने रख नहीं सके, और ये अब नया आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो वो जो आप सियासी जमातों को बात करें एक दूसरे को कुचलने की, तो क्या आप हुकूमत में होते हुए भी वही काम नहीं कर रहे जो आप अपोजिशन को जिसका इल्ज़ाम दे रहे हैं? नहीं, हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें देखें, मामला ये है कि हुकूमत ने अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है तो फिर हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, वो जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी को सज़ा देने के काबिल ही नहीं है। आप इधर जो है वो मुकदमा दायर करें, उधर अदालत में अभी चलान पेश करें, नहीं कौम के साथ शेयर किया है, लेकिन कौम जब उसमें कोई यानी उसमें जब कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर कौम वो वीडियोस, वो सबूत देख देख के कौम हिफ्ज तो कर लेगी, लेकिन और फिर कौम क्या करेगी? आप मुझे बताएं कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक किसी को कोई भूल है कि ये किसने किए हैं? वो लोग आपके सामने तो जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो कौन जो है वो आग कौन लगा रहा है, बंदे इकट्ठे कौन कर रहा है, कोई है उसमें कोई शुबा है? रियासत ये इस बात में कोई शुबा है कि जिस दिन वो अदम एतमाद के बाद निकला है पार्लियामेंट से, उसके बाद एक दिन उसने क्या बात की है टीवी पे? तो इसका मतलब है ना कि रियासत सारी हुकूमत तमाम सियासी जमातें उसके प्रोपेगेंडा के सामने हार गई ना। फिर प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा मजबूत है ना, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद आप बेबस लग रहे हैं। नहीं, ये नेगेटिव साइड है। नहीं देखें, ये है नेगेटिव साइड। ये हमेशा हमने यही कुछ किया है कि नेगेटिव चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, नेगेटिव साइड को प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो मुजरम है, जो जुर्म कर रहा है, वो तो आपके सामने है, लेकिन आपका जुडिशल सिस्टम जो है, आप इधर केस दायर करें उधर स्टे आ जाता है, 1.5 साल स्टे जो है वो चलता है, तो उसके बाद फिर जब ट्रायल ही नहीं होगा तो सजा कैसे होगी? सबूत पड़े रहेंगे वहां पे। इस 9 मई के केस में यही नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का फैसला करने में कि केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या ऑर्डिनरी कोर्ट में चलना है, इसके लिए 1.5 साल चाहिए। 1.5 साल से वो केस पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग? जूनियर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट की जूनियर जजेस को ऊपर कौन लेके आया? आपकी हुकूमत लेके आई ना। ऊपर जुडिशरी लेके आई है। जो वो अपना जो जुडिशियल कमीशन है, आपकी हुकूमत की उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी हुकूमत की रज़ामंदी शामिल थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरल आपका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कानून आपका, आप लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं, अब आजम नज़ीर तारड़ ने माफी मांगी है साहब। आप वो माफी उन्होंने पता नहीं किस बात के ऊपर मांग ली होगी। आप मुझे बताएं कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें अक्सरियत है, उसमें जुडिशरी की अक्सरियत है। वो अपने चैम्बर्स के लोगों को उन्होंने जज लगाया है, जिसको उन्होंने चाहे नीचे से ऊपर लेके आए हैं। नहीं, देखिए काजी फाइज़ साहब जब थे उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन आप लोग, उन्होंने मुखालफत की थी काजी फाइज़ साहब ने, लेकिन आप लोगों ने, हुकूमत ने दूसरे जजेस के साथ मिलकर मेजॉरिटी बना दी, और 2 जजेस जो रिसेंटली आए आखिर में वो जूनियर थे। देखे मामला ये है, और उस पे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मुझे बाइबा साहब ने कहा था कि कर लें, ये मसले हल हो जाएंगे। नहीं, अब सार साहब, अगर तो आपने कसम खाई है ना कि आपने हर लिहाज से जो है वो मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर या हमारे ऊपर डालना है, तो वो तो फिर आपकी बादशाही है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस फोरम ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रमोट करना है, एलिवेट करना है, उसमें अक्सरियत जो है वो जुडिशरी की अपनी है। दैट्स ऑल। वो जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे प्रमोट करें, जिसको चाहे ना करें। चले, इस पे मैं और आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब की उमर अता बंदयाल और के साथ मामला ख़राब थे, तो उन्होंने बाइबा साहब ने कहा ठीक हो जाएंगे। वैसे उन्होंने शौकिया माफ़ी मांग ली। खैर चलें, शौकिया देखें ना, लेकिन मुल्क का नुकसान तो हुआ ना। अब आप शिकवे कर रहे हैं अदलिया से, तो मुझे बताएं फिर इसके बाद इलाज क्या है? आगे रास्ता कैसे निकलेगा? अगर फिर उन्होंने हंगामा करना है, जिसकी आप रिपोर्ट्स इधर उधर भिजवा रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है इस हंगामे को रोकने के लिए, या ऐसे ही चलेगा ये? देखें,
देखें, बात ये है कि मैं ये बात कोई स्पेसिफिकली पीटीआई के या 9 मई के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये नहीं जुडिशल ठीक है, सिस्टम जो है ये देखिए जब तक चेंज नहीं होगा ये उस वक्त तक नहीं ये जुडिशल सिस्टम जो है ये बिल्कुल ये किसी को जो है वो जवाब दे तो या राणा साहब फिर सजावार ना ही जो है वो नहीं समझे। ठहरा सकता। आप ये देख नहीं रहे, ये आपने इंग्लैंड में देखें, उन्होंने 3 दिन में सजाएं दे दी हैं। यहाँ पे 3 दिन में जो है वो वकील नहीं पेश होता, ये बात बल्कि ठीक है, 30 दिन तो में राणा नहीं साहब होता फिर हम पेश। ना ही समझे। आप ना समझें, बल्कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है कोई आप रास्ता सजेस्ट करें, को हमारी मदद करें या पार्लियामेंट को कोई रास्ता दिखाएं, सियासतदानों को, सियासी जमातों को जो है वो कोई बात बताएं, उनकी मदद करें। अगर बात मेरे पे आ गई है ना, मेरे पे आ गई ना राणा साहब, अगर बात तो फिर सुलह कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर चलो आपने मशवरे की बात की है, नहीं, आपने जिक्र किया, आप दानश्वर हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप दानश्वर हैं, आप खुद इस सिस्टम के, सुन लें, इस सिस्टम के आप विक्टिम हैं। आपको भी तो गोली लगी थी ना, कहाँ है मुल्क? ठीक है, वो कहाँ चला वो मैं केस? इस सिस्टम के साथ, लेकिन फिर मैंने इस सिस्टम के साथ हाथ नहीं मिलाया ना, मैंने डील नहीं की ना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सिस्टम को ठीक करूंगा तो बाहर रह के करूंगा, अंदर रह के नहीं करूंगा। आप सिस्टम के अंदर आ गए और अब आप ठीक नहीं कर पा रहे। मेरा शिकवा तो आपसे ये है, जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप अगर अंदर आए हैं हाथ मिला के तो फिर ठीक करें। आज जो काजी साहब ने कहा है कि हर जगह पे ब्यूरोक्रेट्स और जनरल बैठे हुए हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है ना। आप अपने हाथ में कोई इख्तियार क्यों नहीं लेते? अबसार आलम साहब, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कम से कम इस बात का फ़र्क तो निकालें ना कि कौन सिस्टम को ठीक करना चाहता है और कौन सिस्टम को ठीक ना करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर पिछले 10 साल से 14 साल से लगा रहा है, और कौन सिस्टम को ख़राब करके इस मुल्क का भट्ठा बिठाना चाहता है, इस कौम का भट्ठा बिठाना आपने मुझसे सवाल किया, ये तो थोड़ा सा आपने मुझसे सवाल किया, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं। जिन लोगों ने किया करवाया उससे उनको टच तक नहीं किया, ना आपकी हुकूमत ने, ना पिछली हुकूमत ने, ना किसी और ने। आज मौलाना फजल मान साहब ने भी कहा है, महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि महमूद अचकज़ई साहब ने ख़ास तौर पे ये बात कही है कि हम बांग्लादेश जैसे हालात अफोर्ड नहीं कर सकते। फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में जो आपने तरमीम एक्ट में तरमीम की है, उसको उन्होंने, उस पर उनकी रिजर्वेशन हैं। तो ये तो 2 बहुत अच्छे लीडर, सुलझे हुए, संजीदा और सीनियर लीडर्स हैं। इन 2 सियासी जमातों को भी आप अपने साथ नहीं मिला पा रहे, तो फिर कैसे ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी पार्लियामेंट की, जिसकी आप कह रहे हैं आईनी तरमीम लानी चाहिए, बेहतर करना चाहिए सिस्टम? नहीं तो वो दोनों साहबान जो है वो को हमसे अजनबी नहीं है। वो दोनों साहबान जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ भी बात करते हैं। उस बात का हमारे पास भी जो मौक़िफ़ है वो हम उनके सामने रखते हैं। बाकी ये बांग्लादेश में अगर वो हसीना वाजद जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के फ़रार ना होती तो क्या होता? कुछ भी ना होता। फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो डिस्टेंस ना करती तो कुछ भी ना होता। अब मामला ये है कि जब एक फ़रीक जो है वो सामने से गायब हो जाएगा तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो तो फिर सड़कों के ऊपर दंदनाएगा। तो कोई इस किस्म की अगर कोई गलतफहमी रखता है तो मेरा ख्याल है कि उसे ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। नहीं, ये जो नेक्टा का नोटिफिकेशन आया है, मुरासला आया है, इसमें तो साफ लिखा गया है कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो कौन सी हॉस्टाइल? फंडेड भी करें, गाइड भी करें? आपका क्या ख्याल है कि 9 मई जो है, नहीं अबसार साहब, आपका क्या ख्याल है कि 9 मई जो साहब वो इंडिजिनस था? 9 मई में भी गैर मुल्की हॉस्टाइल एजेंसीज मुलव्वस थी, सबूत है उसके। वो सारी चीज़ें जो है वो सबूत है। अब ट्रायल अगर हो, मिलिट्री कोर्ट में हो या ऑर्डिनरी कोर्ट में हो, तो ट्रायल में सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप खान साहब को फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे उनका, क्योंकि दूसरा निज़ाम तो आप कह रहे हैं नाकाम हो चुका है। देखें, बात ये है कि देखें मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ही सारा कुछ करना है। इन्वेस्टिगेशन भी उसी ने करनी है, इंक्वायरी भी उसी ने करनी है, फिर उसके बाद इलेक्शन लॉज भी उसी ने जो है वो बनाने हैं,
आइन आइन भी उसी की जिम्मेदारी है कि आइन में अमेंडमेंट्स करनी है, रीराइट करना है, सारा कुछ उसने करना है, तो ये भी कर दे, ये बता दे कि तो ये मिलिट्री कोर्ट में चलना है या किसी और कोर्ट में चलना है, या इनको बरी करना है, बरी कर दें, चले, बात तो किसी तरफ लगे ना। तो अब तकरीबन साल तो हो गया, 1.5 साल हो गया। सनाउल्लाह साहब, आप ये कहना चाह रहे, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि या तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि या तो आप शिकायत कर रहे हैं निज़ाम से, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम से, या आप बेबस हैं अदालती निज़ाम के सामने। कौन सी बात दुरुस्त है दोनों में से? देखें, हम बिल्कुल बेबस नहीं हैं और हम अपने हिस्से का काम कर भी रहे हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अदलिया जो है वो अपने हिस्से का काम करे, अदारे जो हैं वो अपने हिस्से का काम करें। अबसार साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पे कोई अपने हिस्से का काम करने को तैयार नहीं है और दूसरे का काम जो है वो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि वो काम जो है ना वो मैं करूँ, मुझे फैसला करने की बजाय मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी और करवानी चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो समझते हैं कि हम फैसला अच्छा कर सकते हैं। ख़राबी यहीं पे है, अगर ये तीनों जो सतून हैं किसी भी रियासत के, अगर ये अपने काम की हद तक अपने आप को महदूद कर लें या इसके ऊपर बैठ के बात कर लें, तो मेरा ख्याल है ये मसला जो है ये हल हो सकता है। वो तो आपका ख्याल भी है, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो अब इस सूरत में क्या करना चाहिए? कौम है, 25 करोड़ लोग हैं, कोई भेड़ बकरी जानवर तो नहीं है ना कि अगर चंद एक लोगों ने, जो आप बार बार कह रहे हैं कि इस अदालती निज़ाम ने इस रियासत को, इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस हुकूमत को मफलूज कर दिया है, तो आगे का रास्ता क्या है? फिर आप हुकूमत उनको दे दें कि आप कर लें। जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही आइन भी तरमीम करनी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, तो फिर आप फॉर्मली उनको हैंड ओवर क्यों नहीं कर देते? चले, हम तो कहते हैं कि वो फॉर्मली ये भी ऑर्डर फरमा दें, ये कह दें कि जी हर चीज़ हमारे पास ले आएँ। तो उन्होंने यानी आइन में अमेंडमेंट करना, कानून नहीं, तो फिर हमने अब ये लॉ बनाया है, तो अब वो फिर जो है वो इसके ऊपर आ जाए, वो पार्लियामेंट से स्ट्राइक डाउन कर देंगे। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है ना, वो ले लें, फिर तो वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन कर दें, सियासी जमातों के ऊपर जो है वो बैन लगा दें। तो वो नहीं कर रहे, जो है आप लोग ये पिटीशन लेके रिजेक्ट कर दें, ऐसा कर दें। नहीं तो आप करें ना, पिटीशन लेके चले जाएं कि जी आप ही ने सारा कुछ करना है, ये हुकूमत भी आप संभाल लें, हमें सबको कलअदम करार दे दें, घर भिजवा दें, कह देना। आप एक दफ़ा ये पिटीशन फाइल तो करें। देखिए ना, कुछ आप खाली बेबसी की हालत में देख के आप अवाम के नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट, हमारा आइन कहता है पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट क्रिएटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम देखते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन को इतना बेबस, तो हम क्या करें? अदालत के बारे में बात करेंगे तौहीन हो जाएगी, किसी और के बारे में बात करेंगे तो गायब हो जाएंगे, तो क्या करें? हम आपके पास ही जाएंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, क्या करें अवाम? बहरहाल आपका मशवरा जो है ये बड़ा कीमती है, तो मैं इसको सरे दस्ती इसको मैं रिजेक्ट नहीं करता। तो बहरहाल पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी तो करेंगे, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। चले, मशवरा मैंने बड़ी नेक नियति से दिया है। मैं तो अगर आपकी जगह होता और काम ना कर सकता, जिस भी ओहदे पे मैं हूँ, तो मैं तो या तो फाइट करता या मैं लिख के दे देता कि ये मेरे बस का काम नहीं, आप आके कर लें। तो बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात करने का। अबसार साहब एक बात सुन लें, अबसार साहब एक मेरी आखिरी बात सर, कि ये ऑप्शन 8 फरवरी के बाद हमारे पास था, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, लेकिन सूरत हाल ये थी कि अगर हम गवर्नमेंट ना बनाते तो वो गवर्नमेंट बनाने को भी तैयार नहीं थे। अब तो बातें करते हैं ना, गवर्नमेंट बनाने को भी तैयार नहीं थे। आप मुझे बताएं कि फिर ऐसी सूरत में मुल्क किधर जाता? ये मुल्क तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं कि ये कायम रहे। ये कायम है तो हम है ना, अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता इसका नुकसान होता है तो फिर किसी की कोई जाए पनाह नहीं होता ना। तो फिर ठीक है, लेकिन चलो बात आपने खोल दी है, तो फिर आप लोगों को ये बात करनी चाहिए थी ना, फिर देखना चाहिए था कि लिमिटेशंस क्या हैं,
कि हुकूमत को कितना स्पेस देनी चाहिए काम करने की। लेकिन ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, आपसे किसी वक्त बैठेंगे तो मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब हमसे बात करने का। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू इसी पे कि जो नेक्टा ने ये नोटिफिकेशन दिया है, एक तरफ पीटीआई कह रही है कि हमें माफ़ी चाहिए, मशरूत माफ़ी, लेकिन दूसरी तरफ ये प्लान है हंगामों का जिसका जिक्र किया गया, कितना दुरुस्त है कितना गलत है, इस पर हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। टॉपिक है हमारे इस वक्त हॉट इशू, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि पीटीआई का असल प्लान क्या है। क्या वह मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या वो सड़कों के ज़रिए और हंगामों के ज़रिए अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर नेशनल असम्बली। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये थ्रेट अलर्ट एक जारी किया है नेक्टा ने, और उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया पीटीआई पे। उन्होंने कहा कि पीटीआई और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की फंडिंग के ज़रिए और उनके ताउन के ज़रिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके सड़कों पर लाने का प्लान बनाया है, और जिसके लिए उन्होंने लिस्टें भी बना ली हैं लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। पूरे मुल्क में उन्होंने भेजा है। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत बर वक्त आपने सवाल किया है, और आज इस पे हमने बात की है, मैंने पूछा है, और इस पे कैटेगोरिकली बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, और उमर अयूब साहब, ना किसी की इस पे कोई मशावरत है, ना कोई फैसला हुआ है, ना किसी को डायरेक्शन दी गई है। और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी पुरअमन एक विंग है, जिस तरह बाकी जमातों की, सियासी जमातों की है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मुस्लिम लीग की है, या पीएसएफ जो है वो पीपल्स पार्टी की है, या पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन एएनपी, इस तरह बहुत सी हैं, इस्लामी जमीयत तलबा की भी है। तो हमारी स्टूडेंट विंग जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में होती है। वो डिबेट कंपटिशन्स हो गए, वो पार्टी के लिए जो है जो अलाउड पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं जिसमें आप कैंप्स बनाते हैं, लोगों को जो है अवेयरनेस देते हैं, और जब कभी कोई जलसा होता है उसके लिए मोबिलाइजेशन करते हैं। लेकिन इस तरह की किसी चीज़ का तरीके इंसाफ ने ना कोई फैसला किया है, ना कोई डायरेक्शन है, ना इस पर कोई मशावरत हुई है। तो ये ऐसी प्रोपेगेंडा है। नेक्टा को चाहिए कि जेन्युइन दहशतगर्दों के पीछे जाए। सीरियस प्रोपेगेंडा उन्होंने, देखे ये बहुत अहम है मसला। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को गया है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, तमाम चीफ कमिश्नर्स को, आईजी पुलिस को, आईजी फ्रंटियर कंस्टेबलरी को, आईजी फ्रंटियर कोर केपी और बलोचिस्तान दोनों को। ये तो बहुत सीरियस थ्रेट है, और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो हॉस्टाइल जासूसी इदारे, दुश्मन जासूसी इदारों से फंडिंग भी आ रही है, गाइडेंस भी आ रही है। और अभी उमर अयूब साहब ने आज कहा भी है 13 अगस्त को और 14 अगस्त को झंडे लेके बाहर निकलें पीटीआई के वर्करों को। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक, आपने कहा कि नेक्टा और दुश्मन ममालिक से कोई फंडिंग और फलाना, इसको मैं स्ट्रांगली डिनाई करता हूं, इनकार करता हूं, मुस्तरद करता हूं, और स्ट्रांगली इसकी शदीद मुजम्मत करता हूं। इनको शर्म आनी चाहिए कि मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, दहशत गर्दों के पीछे जाएं जो इस वक्त मुल्क में हालत पाकिस्तान की सिक्योरिटी की खराब हुई पड़ी है, बजाय उसके आप मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों के जो है उनके पीछे आते हैं। और आपकी सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, उस पर आपकी सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, वो कह रही है हम यहाँ किसी को कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन अभी इस टॉपिक पे रहिए। और वो आपको जब मैंने बता दिया, क्लियरली आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जिम्मेदारान हैं बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं, और उमर अयूब साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने डिनाई किया है। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में कौमी असम्बली के इजलास से पहले हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। मैंने खुद पूछा कि इस तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में, क्या? उन्हें बिल्कुल कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी को डायरेक्शन नहीं दी। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह की अफवाह साजी से जो काम लेके आप किसी जमातों के पीछे जाते हैं, इसके पीछे क्या मुरक्कात हैं? क्यों तहरीक इंसाफ को आप चाहते हैं? तो फिर 13-14 को जो उमर अयूब साहब ने कहा है कि स्टूडेंट्स को और वकला को खास तौर पे कहा कि झंडे लेके निकलें पीटीआई के, उसके पीछे क्या वजह है? देखें, 14 अगस्त को अगर आप पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप
14 अगस्त के लिए आप रैलीज निकालें और पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके निकालें और आप रैली करें, तो मैं तो पीटीआई का भी कहा है अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। क्या हिंदुस्तान का झंडा लेके? पीटीआई का भी झंडा कहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहा, सिर्फ पीटीआई का भी कहा है, दोनों का कहा है। तो सियासी जमातें हैं, अगर पीटीआई का झंडा कोई साथ लेके चलता है या मुस्लिम लीग का चलता है या जमीयत उलमा इस्लाम का लेके चलता है या पीपल पार्टी का साथ लेके और पाकिस्तान का झंडा उसने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या ये कोई प्रोस्क्राइब्ड तंजीम है? क्या इन पे कोई पाबंदी है? क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी है? अफसार, क्या पाकिस्तान में सियासी जमात का झंडा लेके जाने पे पाबंदी है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि आज सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा था कि आप एक कमीशन बनाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और सूबाई हुकूमत? नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट पेशावर ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, हमने अपनी कोशिश की है कि जुडिशल कमीशन बने। अब हम मरकज़ में करेंगे, इस पर भी मशावरत होगी, क्या इस पे दोबारा हम मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रब्ता करें, अगर कोई कानूनी सुकम है उस लेटर में या तरीक़ाकार में उसको दूर कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ असल जो काम है वो तो सुप्रीम कोर्ट से 9 मई का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हम तो कब से कह रहे हैं, खासकर इन हालात में जब ये बातें हो रही हैं, डीजी ISPR भी काफ़ी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, हम भी चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को उसका जुडिशल नोटिस लेना चाहिए। और कल और परसों मैंने 2 बातें की हैं, एक बात 2 दफा की है, आज दोबारा कर रहा हूं, तीसरी बार, और वो ये है कि न सिर्फ 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाएं बल्कि 9 अप्रैल पे भी बनाएं कि साइफर का मामला एक बार खत्म हो जाए, क्योंकि इमरान खान पे इल्जाम लगा, वो बाइज्जत बरी हो गए साइफर के मामले से। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो कि बाहर से जब ये मरासला आया, ये किसके लिए आया था और क्यों पाकिस्तान में अमेरिका की ईमा पे रिजीम चेंज की गई, इस पे भी अब एक जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपने कहा कि सूबाई हुकूमत का कोई कानूनी सुकून होगा, पहले नहीं पता था सूबाई हुकूमत को कि ये कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त नहीं है? इतनी, मैं नाअहलियत तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी सुस्ती नहीं। अगर कोई हमें कानूनी मशावरत की ज़्यादा ज़रूरत लेनी पड़ी तो फिर हम पंजाब वालों से खैर रब्ता कर लेंगे, जो रोज़ फस्तायत करते हैं और लोगों को उठाते हैं और लोगों को गायब करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये तो अफसार साहब आपकी तो जिंदगी गुजर गई है इस काम में, ये तो रोज़ का मामला है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ आता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगती है, ये रजिस्ट्रार रोजाना ऑब्जेक्शंस नहीं लगाते, वो ऑब्जेक्शन दूर हो जाती है, फिर आप दूसरा लेटर या दूसरी पिटीशन जमा कर देते हैं। ये अच्छा, अब नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। ये भी मसला, ये भी आपने बात का जवाब दिया। ये बताइएगा कि मशरूत माफ़ी की बात की है खान साहब ने, और दूसरी तरफ आपने भी फिर साइफर का जिक्र उठा दिया है, तो मशरूत माफ़ी या साइफर आप लड़ना चाह रहे हैं या मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? वजह क्या, मतलब कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने बड़ी ग्रेस दिखाई है। जब मशरूत वाली बात की गई है, लोगों ने इसको कहा इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, फलाना हो गया। पहली बात यह है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन माफ़ी इंसान तब मांगता है अफसार साहब जब आपका गुनाह साबित हो जाए। इमरान खान साहब ने मीडिया से कहा, मैं वही था, अडियाला था, प्रोसीडिंग चल रही थी अल कादिर ट्रस्ट की, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि आप वो फुटेजेस लाइए, वो कैमरा फुटेजेस लाइए और जुडिशल कमीशन बने। अगर हमारे वर्कर्स का गुनाह साबित होता है कि उन्होंने जाके आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है, तो ना सिर्फ उस पर माजरत करेंगे बल्कि उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। हमने किसी को ये हुक्म नहीं दिया कि आप जाके ये करें, सिर्फ पुरअमन एहतजाज लोगों का राइट है। और दूसरी चीज ये है, 9 मई पे जुडिशल कमीशन दोबारा इमरान खान साहब ने डिमांड की है, तो अगर साबित होता है कि हमारे कारकुनान ने खुदा न खास्ता आग लगाई है, उस पर इमरान खान साहब ने कहा मैं माजरत करूंगा। इसको कोई राई का पहाड़ बना दिया है। और एक और चीज भी, इमरान खान साहब से अफसार साहब कौन माफी मांगेगा? आप तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक और पार्टी सॉवरेनिटी के बहुत बड़े दावेदार हैं। आप मुझे, हमारे बड़े भाई, बताइए 22-25 करोड़ के वजीर आजम को कॉलर से खींचना, क्या उस पर माफी नहीं बनती? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी इंसान की मजरूनी की जानी चाहिए। यही हम सिखाते थे इमरान खान साहब को जब वो मरीम नवाज के जेल सेल के अंदर उन्होंने कैमरे लगवाए थे, और जिस तरीके से बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया कि अच्छी रवायत कायम करें ताकि आपको अच्छी रवायत मिले। वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे बहुत बात करना चाह रहा था और भी, लेकिन आपने एक जिक्र किया
तो वो फुटेज तो आलिया हमजा के भी मौजूद हैं, शहरयार अफरीदी के भी, सनम जावेद के भी। ये 3 फौरी तौर पे मुझे याद आ रहे हैं और बहुत सारे होंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एडिटोरियल, आज कौम को एक बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह मिली है, बल्कि रात को लेट ही मिल गई थी। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में। पूरी कौम बहुत खुश है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एडिटोरियल 2 पाकिस्तान, और 2 पाकिस्तान कैसे कि जब रात को अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया पेरिस ओलंपिक्स में, तो सुबह जब मैं उठा हूँ तो लोगों के इतने खूबसूरत मैसेजेस, लोगों के मुबारकबाद के मैसेजेस, पूरी कौम को खुशी मिली। वो खुशी के लम्हात एक दफ़ा आप फिर देखिएगा। आपने देखा कितना जोश था और क्या नज़ारा था। और ये 76 साल में पहली बार पाकिस्तान को कोई गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में, हॉकी के अलावा। हॉकी में 3 दफ़ा हमने जीता, लेकिन वो ज़ाहिर टीम गेम थी। इंडिविजुअल एथलीट को 76 साल में पहली बार, 25 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन देख लें क्या हमारे हालात क्या हैं और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पे कितनी तवज्जो दी जाती है। हालांकि इतना टैलेंट पाकिस्तान में बिखरा पड़ा है। आप हालात देखें, अरशद नदीम जहाँ से उसने अपना शुरू किया है इस गेम को और प्रैक्टिस करने को, आप उसके घर के मनाजिर देखें, उसके गांव के मनाजिर देखें, उसकी फैमिली बैठी टीवी पे देख रही है, और ये उसके घर के बाहर जश्न के मनाजिर हैं जब वो ये जीता। और लेकिन और ये उसके यहाँ खाना बनाया जा रहा है उसके घर में। आप सोचिएगा कि ये वो अरशद नदीम है जो मार्च 2024, अभी 3-4 महीने पहले तक ये ख्वाहिश कर रहा था कि उसके पास नया नेज़ा हो। जेवलिन नेज़ा होता है कि नया नेज़ा हो, क्योंकि पुराने से प्रैक्टिस कर करके वो टूट चुका था और उसके पास वो नया नेज़ा लेने के पैसे नहीं थे। तो अगर हमारे यहाँ ये हालात हैं, स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें दूसरा पाकिस्तान जो है, इस्लामाबाद क्लब का हाल फ़र्ज़ करें आप देख लें, वहाँ पे एलीट के लिए जो यहाँ पे सहूलियात हैं, उनमें से कितने लोग आज तक पाकिस्तान के लिए कोई तमगे जीत के लाए हैं। बल्कि वहाँ पे जो जजेस, जर्नल, सहाफ़ी और सियासतदान वॉक करते हैं, जुडिशरी का हमारे का 129वां नंबर है, लेकिन जब टैलेंट निकलता है तो वो इन क्लब से नहीं निकलता। हीरो और हीरे इन एलीट क्लब्स पे नहीं बनते। हीरो और हीरे इन जगहों पे बनते हैं, या चूल्हे के सामने बैठ के माँ रोटी बनाती है और अरशद नदीम जैसे होनहार बच्चे वो रोटी खाते हैं और फिर जाके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। कब तक हम ये 2 पाकिस्तान साथ साथ चलाएंगे? उम्मीद है और दुआ है कि अरशद नदीम की ये कामयाबी आज उस एलीट का ज़मीर ज़रूर झंझोड़ेगी। उम्मीद है मुझे कि झंझोड़ेगी उनका ज़मीर जो सारे वसाइल पर कब्ज़ा किए हुए हैं, और इस मुल्क के गरीब अवाम फिर भी रूखी सूखी खा के अपने वतन के लिए इज़्ज़त लेके आते हैं, अपने वतन का झंडा ऊंचा रखते हैं। उनके लिए जो अपने वतन का झंडा रूखी सूखी खाकर ऊंचा रखते हैं, सैल्यूट है। गुड नाइट।